आज का टॉपिक रहेगा अपना, ये देखिए सोयाबीन की फसल। जिन लोगों ने नहीं देखी हो वो देख लीजिए। ऐसी होती है सोयाबीन की फसल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कितनी दूरी पर बनाया गया है इसको। और यहाँ पर जो मेथड यूज़ किया गया है ना वो रेजिडेंट फरो मेथड है। ये सेम टू सेम वैसा ही मेथड है जैसा हमने मेज में यूज़ किया था। आप चाहे तो मेज का वीडियो फिर से देखना, वहाँ पर सोइंग मेथड बताया था मैंने आपको। रेजिडेंट फरो कैसा होता है, रेजिडेंट फरो, वहाँ पर फोटोग्राफ भी दिखाया था। सेम उसी पैटर्न पर इसको भी अपनाया जाता है। जैसे मेज सेंसिटिव था वाटर लॉगिंग के लिए, ठीक उसी तरह से सोयाबीन भी वाटर लॉगिंग के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसलिए यहाँ पर रेजिडेंट फरो मेथड बहुत ज़्यादा अपनाया जाता है। 45 सेंटीमीटर के बीच की स्पेस रखी जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द किसान इतना रखते ही नहीं है, रेजिडेंट फरो मेथड अपनाते ही नहीं। लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलें तो रेजिडेंट फरो मेथड सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है सोयाबीन के लिए। शुरू करें फिर। देखो जनरल बातें हैं वही। बॉटनिकल नेम क्या रहता है इसका? ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स, ठीक। कलर चेंज किया जाए। फैमिली लेग्यूमिनेसी, जिसको हम लोग फैबिएसी भी कहते हैं। मतलब ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी। क्रोमोसोम नंबर इसमें होते हैं 2n = 40। क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं इसके अंदर? एक मिनट रुकना जरा। वेट एक मिनट। देखो कहाँ थे अपन? क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर कितने होते हैं? 40, ठीक है। ओरिजिन देखो चाइना, ये चाइना ओरिजिन। इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं रेपसीड और मस्टर्ड में सरसों का ओरिजिन भी चाइना था। ये सोयाबीन भी अपना चाइना का ही माल है। कॉमन नेम देखो, इसको वंडर क्रॉप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वंडर क्रॉप। इसको येलो गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है, येलो गोल्ड ऑफ अमेरिका। ये इसके कुछ कॉमन नेम है। प्रोटीन और ऑयल, ये दोनों ही इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो लेग्यूमिनस क्रॉप है तो ऑब्वियसली प्रोटीन तो इसके अंदर होगा ही होगा। प्रोटीन होता है इसके अंदर 40%, वहीं ऑयल होता है इसके अंदर 20%। 40% प्रोटीन होने के बाद भी हम इसको यूज़ में करते हैं सिर्फ ऑयल की तरह। इसको दाल की तरह हम यूज़ ही नहीं करते। क्यों नहीं करते वही मैं बताऊंगा। तो यानी कि सोयाबीन जो है वो क्या है? हमारी एक ऑयल सीड क्रॉप है। ये मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन में कि ऑयल सीड क्रॉप या पल्सेस क्रॉप इसलिए बोलते हैं कि जो उसका इकोनॉमिक प्रोडक्ट होता है। सोयाबीन भले ही एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, दलहनी है, लेकिन फिर भी उसको दाल की तरह यूज़ नहीं करते हम लोग। यूज़ में करते हैं उसको ऑयल सीड की तरह, क्योंकि हम उसका ऑयल ही निकालते हैं, तेल निकालते हैं। मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात करें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका यूएसए के अंदर ही होता है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश MP नंबर 1 पर है, ठीक है, इसके प्रोडक्शन और एरिया में। इसलिए मध्य प्रदेश को फोर्ट ऑफ सोयाबीन भी कहा जाता है। सोयाबीन का किला किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। तो फोर्ट ऑफ सोयाबीन किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को, ठीक। नेक्स्ट देखो, सोयाबीन जो है वो आपकी एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। सेल्फ क्रॉस, ऑफन क्रॉस, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। सोयाबीन देखो, सोयाबीन एक खरीफ क्रॉप में आती है, इसलिए सोयाबीन एक शॉर्ट डे प्लांट है। इसके अलावा सोयाबीन एक C3 प्लांट है। ये कॉमन बातें हैं। इनफ्लोरोसेंस सोयाबीन के अंदर वही रेसिम, ज़्यादातर आपकी लेग्यूमिनस क्रॉप्स में आपको यही मिलती थी, एक्सिलरी रेसिम, बीनी टेस्ट। ये रहा उसका मेन कारण कि सोयाबीन को हम लोग दाल की तरह यूज़ नहीं करते। 40% प्रोटीन होने के बाद भी उसकी दाल नहीं बनाते हम लोग। कभी आपने खाई है सोयाबीन की दाल? अरहर की दाल खाई होगी, मूंग की दाल खाई होगी, उड़द की दाल खाई होगी, चने की दाल भी खाई है, ठीक है, लेकिन आपने कभी भी सोयाबीन की दाल नहीं बनाई घर में। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि देखो सोयाबीन के अंदर जो अगर उसकी आप दाल बनाओगे ना तो एक बीनी टेस्ट आता है, एक बड़ा बेकार सा टेस्ट आता है, अंदर से एक हीक टाइप की आती है। आप अंदर से खाओगे ना तो आपको अच्छी नहीं लगेगी, वो टेस्ट ही नहीं आएगा उसके अंदर। वो बीनी टेस्ट क्यों आता है उसके अंदर? ड्यू टू दी सल्फर कंपाउंड। किसकी वजह से? सल्फर कंपाउंड की वजह से। इसलिए अपन इसकी दाल बनाते ही नहीं, सल्फर कंपाउंड की वजह से। या फिर एक एंजाइम इसके अंदर होता है, थोड़ा और डिटेल में जाए तो वो एंजाइम है बायपॉक्सीडेज एंजाइम। इस बायपॉक्सीडेज एंजाइम की वजह से अपन लोग इसको दाल की तरह यूज़ नहीं करते। इसके अंदर बीनी टेस्ट आता है, एक अजीब टाइप का एक टेस्ट रहता है जिसके अंदर से अपन को वो खिलाई नहीं आएगी, अपन खा ही नहीं पाते उसको।
हाँ देखो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूएसए इंपोर्टेड वैरायटी। आपको पता है 1960 से पहले इंडिया के अंदर सोयाबीन को कोई जानता भी नहीं था। 1960 में सबसे पहली बार यूएसए से सोयाबीन अपने इंडिया के अंदर इंपोर्ट हुआ था। यानी कि ये जो सोयाबीन है ये अपने इंडिया के अंदर कब इंपोर्ट हुआ, यानी कि 1960 में। सोचो, अपन सोच रहे हैं सोयाबीन हमारे लिए, हमारी इंडिया की कोई क्रॉप वगैरह रही होगी, नहीं, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 1960 से पहले सोयाबीन को कभी किसी ने देखा भी नहीं था इंडिया में। ये सबसे पहली बार 1960 में अपने इंडिया के अंदर आया था यूएसए से। कौन कौन सी वैरायटी थी, तो वही चीज़ यहाँ पर यूएसए इंपोर्टेड वैरायटी। कौन सी वैरायटी हम इंडिया के अंदर लाए थे, तो वो कुछ वैरायटी का नाम याद करो आप। एक वैरायटी है ब्रैग, एक वैरायटी है ली, एक वैरायटी है आपकी कैंट, एक वैरायटी है आपकी क्लार्क, एक वैरायटी है आपकी ब्लैक हार्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं जो यूएसए से उस वक्त इंडिया के अंदर लाई गई थी। सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। ये कहाँ पर है? सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सोपा। कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश के अंदर, एरिया भी मध्य प्रदेश के अंदर ही है। और तो और आपका नेशनल रिसर्च सेंटर जो डायरेक्टरेट है सोयाबीन का, वो भी मध्य प्रदेश में ही है। फोर्ट ऑफ सोयाबीन भी मध्य प्रदेश को कहते हैं। तो इसको कहाँ कहीं और ले जाओगे, इसको भी आप मध्य प्रदेश में ही याद करो। तो सोपा भी कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में ही है। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, सोयाबीन के अंदर एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है जिसको कहते हैं हम ट्रिप्सिन। ऐसा क्या करता है ये ट्रिप्सिन? हमारी जो डाइजेशन प्रोसेस है ना, उसमें गड़बड़ी कर देता है। हमारी डाइजेशन प्रोसेस के लिए हार्मफुल है, हमारी डाइजेशन प्रोसेस के लिए अच्छा नहीं है ये ट्रिप्सिन, इसलिए ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है, सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। अभी देखें सॉइल एंड क्लाइमेट, हम सभी को पता है सोयाबीन एक खरीफ क्रॉप है, मतलब इसको चाहिए वार्म क्लाइमेट। ठीक, सोयाबीन के लिए आइडियल टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस सबसे बढ़िया माना जाता है। सॉइल के ऊपर क्वेश्चन आता है ब्लैक सॉइल। सोयाबीन का कल्टीवेशन, देखो इंडिया के अंदर भी सोयाबीन का कल्टीवेशन पूरे इंडिया में कहीं नहीं होता। जो एक पर्टिकुलर रीजन है, जैसे कि आपने मध्य प्रदेश में देखेंगे तो नीचे का अपना मालवा रीजन और उसी से जुड़ा हुआ अपना महाराष्ट्र का रीजन, केवल वहीं पर सोयाबीन सीमित है। इससे ज़्यादा सोयाबीन अपने इंडिया में और कहीं देखा ही नहीं गया। क्यों नहीं देखा? क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल जो वहीं पाई जाती है, कहाँ पर? आपके मालवा रीजन में और महाराष्ट्र के जो नीचे वाला जो दक्कन वाला जो एरिया है वो, तो आपका वहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लैक कलर की सॉइल पाई जाती है। उसी वजह से वहाँ पर सोयाबीन का कल्टीवेशन भी सबसे ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश की अपन बात करते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में भी देखा जाए ना तो एक मालवा रीजन ही है जो जहाँ पर सोयाबीन है। इधर चंबल संभाग में चले जाओ, उधर रीवा तरफ चले जाओ, सोयाबीन बहुत कम है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन जो है वो अपना पूरा मालवा रीजन में ही है। और मालवा रीजन के ठीक नीचे आपका जो पड़ जाता है महाराष्ट्र रीजन, तो वहाँ पर भी ब्लैक कलर की सॉइल है। तो सोयाबीन जो है वहाँ पर ब्लैक कलर की सॉइल में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सॉइल ये वहीं पर पाई जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक आपका सेंसिटिव वाला, ये मैं आपको पहले बताया था कि यहाँ पर रिजिड एंड फरो मेथड का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि अब ये वाटर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मॉइस्चर सेंसिटिव है। ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेज के केस में था। मेज जो थी वो भी वाटर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। पानी अगर फील्ड में भरा रह गया तो मेज की फसल खराब हो जाएगी। ठीक उसी तरह से अगर पानी यहाँ फील्ड में भरा रह गया तो सोयाबीन की फसल जो पूरी तरह सड़ जाएगी, गल जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए यहाँ पर रिजिड एंड फरो मेथड का प्रयोग किया जाता है। रिजिड एंड फरो मेथड मैंने आपको बताया था, मेज वाला देख लेना। रिजिड एंड फरो मेथड में पानी से कैसे बचाया जाता है? रिजिड थोड़ी सी ऊंची रहती है, फरो थोड़ी सी नीची रहती है। पानी जो होता है वो फरो में दिया जाता है और पानी जो है वो बगल से सीपेज होकर उसकी रूट तक पहुंच जाता है, मेन प्लांट तक पानी पहुंचता ही नहीं है। ये रिजिड एंड फरो का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है। अब देखो लो, ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सोइंग टाइम, तो खरीफ सीजन में इसकी बुवाई की जाती है। तो कब करेंगे अपन इसकी बुवाई? जून जुलाई में बुवाई करो, या फिर सबसे बेस्ट बिफोर दी ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून आने से पहले, मानसून आने से पहले इसकी आप बुवाई कीजिए। उसके बाद अपन बात करें यहाँ पर सोइंग मेथड की। सोइंग मेथड ये मैं आपको अब तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ। सबसे बेस्ट मेथड जो माना जाता है वो है रिजिड एंड फरो मेथड, इसको याद रखें। मेज वाला एक बार देख लेना, मैंने बताया था रिजिड एंड फरो मेथड कैसा है। स्पेसिंग की बात करें 45 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर स्पेसिंग रखनी पड़ेगी, जबकि किसान लोग नहीं रखते हैं 45 सेंटीमीटर। क्या? रो टू रो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल है क्योंकि सीड ड्रिल से सोइंग करते हैं। सीड रेट की बात की जाए, ये सीड रेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीड रेट है 70 से 80 kg पर हेक्टेयर। लेकिन अगर हम लेट सोइंग करते हैं, थोड़ी सी देर से बुवाई करें, तो फिर सीड रेट जो है वो 100 से ऊपर निकल जाती है। 100 से लेकर 120 kg पर हेक्टेयर हमको रखनी पड़ेगी अगर आप लेट सोइंग में जाते हैं तो।
अब देखो अपन बात करते हैं फर्टिलाइज़र और इरिगेशन मैनेजमेंट की। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ज़्यादातर लेग्यूमिनस क्रॉप के अंदर 20-40-20 होता है, लेकिन इसके अंदर कितना है 20-50-20 NPK kg पर हेक्टेयर। वहीं अगर मैं बात करूं इरिगेशन मैनेजमेंट की, देखो सोयाबीन वैसे तो पूरी तरह से बारिश पर आधारित क्रॉप है, रेन फेड कंडीशन में ही की जाती है, लेकिन फिर भी आपके पास अगर पानी है, बारिश नहीं हो रही है, तो फिर आप 2 इरिगेशन दे सकते हो। एक तो आप फ्लॉबरिंग स्टेज पर इरिगेशन दे दीजिए और दूसरा इरिगेशन आप पॉड डेवलपमेंट स्टेज पर दे सकते हैं। ये 2 इरिगेशन में जो है आपका काम चल जाएगा, नहीं तो बारिश तो होती है खरीफ सीजन, उसी में आपका काम चल जाता है। वीड मैनेजमेंट की हम बात करें तो तीनों प्रकार के वीड मैनेजमेंट हम यहाँ पर डालते हैं। तीनों प्रकार के हर्बिसाइड हम यूज़ करते हैं। प्री प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर प्री इमरजेंस हर्बिसाइड भी हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक एक केमिकल की याद रख लो। प्री इमरजेंस तो आपको हमेशा याद रखना ही है, ये कई क्रॉप में पूछा जाता है, डायरेक्ट नाम भी पूछ लेते हैं कि प्री प्लांट इमरजेंस कौन सा होता है। देखो प्री प्लांट का मतलब क्या है, बिफोर दी सोइंग। यहाँ पर देख लो अच्छे से, सोइंग से पहले आप जब हर्बिसाइड छिड़कोगे तो उसको कहते हैं प्री प्लांट। यहाँ पर आएगा आपका आफ्टर दी सोइंग, सोइंग के बाद, बट बिफोर दी जर्मिनेशन। सोइंग हो चुकी है लेकिन जर्मिनेशन अभी नहीं हुआ है, यानी कि सोइंग के बाद और जर्मिनेशन से पहले करेंगे तो उसको बोलेंगे प्री इमरजेंस। और स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी फसल में अगर आप करते हो, जर्मिनेशन के बाद खड़ी फसल में करते हो तो उसको कहते हैं पोस्ट इमरजेंस। एग्जाम्पल याद रखो, यहाँ पर एग्जाम्पल है आपको याद रखना है फ्लूक्लोरालिन, इसको मार्केट नेम क्या है इसका, बेसालिन भी कहते हैं इसको, पहले बता चुका हूँ एक वीडियो में। प्री इमरजेंस में तो मोस्ट कॉमन जो चला आ रहा है वो आपका पेंडिमिथिलीन, ये है। इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट इमरजेंस में बात करें अपन तो इमेजा थाइपर का यूज़ करें, इमेजा थाइपर सबसे बेस्ट है आपका ये। ठीक, ये है आपके याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे याद करने की इनको। हार्वेस्टिंग एंड यील्ड की हम बात करें यहाँ पर, ठीक, जब आप इसकी हार्वेस्टिंग करोगे तो प्लांट को आप पूरे 80 से नीचे से काटोगे और वहीं फील्ड में छोड़ दोगे 2 से 3 दिन के लिए, उसके बाद थ्रेसिंग करके उसकी सीड को आप ले जाओगे। ठीक, 12% मॉइस्चर कंटेंट पर इसको आप स्टोर कर लोगे। उपज की अगर हम बात की जाए तो 30 से लेकर 35 कुंटल पर हेक्टेयर इसकी उपज होती है, जो कि कोई ज़रूरत नहीं याद करने की। अब आ जाओ इसके अंदर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन। जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन सिर्फ और सिर्फ यूएसए के अंदर ही कल्टीवेट किया जा रहा है, इंडिया के अंदर इसको कल्टीवेट नहीं किया जा रहा। इंडिया के अंदर तो ले दे के सिर्फ एक कॉटन है, वो भी सिर्फ अपना बीटी कॉटन, और आपका इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया था मस्टर्ड भी है, धरा मस्टर्ड हाइब्रिड जिसको अपन बोल रहे थे, जो अपना न्यू दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बनी थी, उसको भी अभी ढंग से रिलीज़ नहीं कर पाया, कहीं उस पर स्टे लगता है, कहीं कुछ लगता है। एक आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन है, ये सिर्फ और सिर्फ यूएसए के अंदर ही कल्टीवेट होता है, सिर्फ यूएसए में ही कल्टीवेट होता है। इतना ही नहीं, यूएसए में आज जितना भी सोयाबीन हो रहा है ना, उसका 97% प्रोडक्शन केवल अपना यही हो रहा है। यूएसए के अंदर जितना भी सोयाबीन कल्टीवेशन है उसका 97% प्रोडक्शन जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन से होता है। अच्छा, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन में ऐसा होता क्या है, ये इतना प्रोडक्शन देते कैसे हैं, उस चीज़ को आप समझो। देखो जीएम सोयाबीन, शॉर्ट में लिखा है मैंने जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन, ये आपके हर्बिसाइड रेजिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। कौन सा हर्बिसाइड के लिए रेजिस्टेंट है? तो ये आपका एक नाम सुना होगा आपने, ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड के लिए ये आपके रेजिस्टेंट होते हैं। ग्लाइफोसेट आप समझते हो, ग्लाइफोसेट कैसा है? एक नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। कैसा हर्बिसाइड है आपका ये? नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड का मतलब है ये एक ऐसा हर्बिसाइड है जो ना खरपतवार को देखता है ना आपकी मेन फसल को देखता है, ये तो आपको प्लांट देखेगा बस। आपने जिस किसी भी प्लांट पर इसको डाल दिया ना, ये उस प्लांट को मार देगा। जैसे सिलेक्टिव हर्बिसाइड का मतलब होता है चौड़ी पत्ती वाला अलग और सकरी पत्ती वाला अलग, मतलब ब्रॉड लीफ वाले को लिए अलग है, जैसे 2,4-D वो ब्रॉड लीफ वाले को ही मारेगा, आइसोप्यूरिटोन है वो नैरो लीफ वाले को मारेगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं देखता, इसको तो आप डाल दो बस, प्लांट कोई सा भी हो सबको मार देता है। कौन? ग्लाइफोसेट। तो ग्लाइफोसेट क्या है? नॉन सिलेक्टिव टाइप का है, ठीक है। ये आप बस आप तो डाल दो, अगर आप अपनी मेन फसल पे भी छिड़क देना तो मेन फसल को भी ये खत्म कर देगा। अब इन्होंने, अमेरिका ने क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन बना लिया। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन किसके लिए है?
इसके लिए रेजिस्टेंट है, मतलब ग्लाइफोसेट का इसके ऊपर असर नहीं होता। तो वो लोग क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा काम करते हैं, ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर देते हैं। सोयाबीन का मान लो ये रहा फील्ड, ये सोयाबीन का फील्ड है, इस सोयाबीन के फील्ड में वो लोग क्या करते हैं, ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर देते हैं। ये कर दिया उन्होंने ग्लाइफोसेट का स्प्रे, बस एक स्प्रे में काम हो जाता है। इस सोयाबीन के फील्ड में भाई जो मेन फसल है, उस मेन फसल को छोड़कर, मेन फसल मतलब सोयाबीन के पौधों को छोड़कर बाकी के जितने भी पौधे होंगे, चाहे वो खरपतवार का हो, दूसरा हो, किसी दूसरी फसल का हो, कुछ भी हो, सब की सब मर जाएगा। क्योंकि ग्लाइफोसेट क्या करता है, नॉन सेलेक्टिव है, ये सबको मार देता है। किसी भी प्रकार का वेजिटेशन हो, किसी भी प्रकार का प्लांट हो, हरियाली हो, सबको खत्म कर देगा। तो सोयाबीन तो रेजिस्टेंट है, तो सोयाबीन लगा दिया और ग्लाइफोसेट डाल दिया तो सोयाबीन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सोयाबीन को छोड़कर बाकी का जो कुछ भी होगा इस फील्ड में सब मर जाएगा। मतलब सोयाबीन के लिए जो कंपटीशन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। मान लीजिए सोयाबीन के लिए जो कंपटीशन है वो पूरी तरह से जीरो कर देता है ये ग्लाइफोसेट, जिस वजह से पूरा न्यूट्रिशन, पूरी सनलाइट, पूरा आपका फर्टिलाइजर सब सोयाबीन को मिलता है। इस वजह से इसकी उपज जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाई यील्ड जो है वो इनकी बढ़ जाती है, क्योंकि कंपटीशन ही बिल्कुल नहीं है। अपने इंडिया के अंदर तो आधा पैसा इसी में खर्च हो जाता है हर्बिसाइड डालने में। जो न्यूट्रिएंट अपन दे रहे हैं, जो खाद अपन दे रहे हैं, वो आधा तो हर्बिसाइड ही खा जाते हैं। उनके लिए दुनिया भर की दवाई डालो, इसमें ऐसा नहीं है, सिर्फ ग्लाइफोसेट डालो, सारा बीडीसाइड, अदर प्लांट सब मर जाते हैं, सोयाबीन अकेले रह जाता है, कंपटीशन उसके लिए जीरो हो जाता है और उसका उपज जो है वो अधिक से अधिक हो जाती है। इसलिए भयानक उत्पादन देता है अपना यूएसए, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपका यूएसए करता है। अच्छा, इंडिया के अंदर क्यों नहीं लेके आ रहे? समस्या ये है इंडिया के अंदर इसलिए लेके नहीं आ रहे, एक अपना जो है ना जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, GM मस्टर्ड, तर्क देखो इनके अलग अलग टाइप के हैं। हमारे इंडिया के अंदर जो तर्क दिया जाता है वो तर्क ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड का, कि इस जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के अंदर जो जीन हमने डाला है, जो जीन हमने डाला है, ये जीन किसके लिए है, इसके लिए रेजिस्टेंट है। मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के ऊपर भी अगर आप ग्लाइफोसेट डालोगे तो उसको कुछ नहीं होगा, बाकी का जितने भी हर्बिसाइड है वो सब मर जाएंगे। लेकिन इसको हम यूज़ इसलिए नहीं कर रहे कि कहीं ये जीन ड्रिफ्ट ना हो जाए, कहीं ये जीन ड्रिफ्ट ना हो जाए। ड्रिफ्ट नहीं होने का मतलब है कहीं ये जीन ड्रिफ्ट होकर किसी खरपतवार के पौधे में ना चला जाए, ये जीन कहीं ड्रिफ्ट होकर किसी खरपतवार के पौधे में ना चला जाए। मान लो कि कोई खरपतवार है, मान लो हमने यहाँ पर पार्थीनियम ले लिया, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। मान लो ये जीन जो है वो ड्रिफ्ट होकर इस पार्थीनियम के अंदर चला गया, गाजर घास के अंदर चला गया, तो ये गाजर घास तो अमर हो जाएगा। भाई जिसको ग्लाइफोसेट ना मार पाए उसको कौन मार पाएगा फिर? भाई ग्लाइफोसेट एक ऐसा हर्बिसाइड है जो सबको मार देता है। अगर ये जीन जो कि इसके लिए रेजिस्टेंट है, अगर ये जीन इस पार्थीनियम के अंदर चला गया तो ग्लाइफोसेट भी इसको नहीं मार पाएगा। तो जिसको ग्लाइफोसेट नहीं मार सकता उसको कौन मार सकता है? ये तो एक तरह से अमर हो गया, इसको तो ये तो कभी कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा। एक डर है हमारे इंडिया के अंदर, वैज्ञानिकों का एक ऐसा दावा है, ऐसा कहना है, बाकी के और भी बहुत सारे रीज़न हैं, हेल्थ इश्यू भी वगैरह भी हैं, लेकिन ये रीज़न मैंने काफ़ी सारी किताबों में देखा है, पढ़ा है रिसर्च पेपर में, तो ये भी एक अच्छा सा रीज़न बताया जाता है कि भाई जीन अगर ड्रिफ्ट होकर खरपतवार में चला गया, किसी भी वीड के अंदर चला गया, तो वो वीड अमर हो जाएगा, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होगा इस ग्लाइफोसेट का। ठीक, तो वो चीज़ आप अपने दिमाग में मत लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन। ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है और कैसे इसका इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। तो ये अपना सोयाबीन भी ख़त्म।